समंदर की गहराई कानों पर दबाव डाल रही है। हर तरफ खामोशी है, लेकिन ये कोई पुरसुकून खामोशी नहीं, ये वो खामोशी है जिसमें खतरा छुपा होता है। और फिर इसी खामोशी में साहिल पर कुछ लोग नजर आते हैं, ज़रा बख्तर पहने हुए। वो वालिद से कोई बात नहीं करते, बस सुकून का तबादला होता है। एक छोटा सा थैला एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है और बस एक जिंदगी का सौदा हो जाता है। फिर एक सादा सा चौहा थमा दिया जाता है और सिर्फ इतना कहा जाता है, अब तुम रूम की खिदमत करोगे। लेकिन इस खिदमत का असल मतलब क्या था? तो चलिए आज इसी तारीख के पीछे छुपी हकीकत को खोजते हैं। शहंशाह का निजी जजीरा, आखिर वो शख्स कौन था, वो जगह कैसी थी और ये ताकत आई कहाँ से? तो जनाब, इस सारी कहानी का मरकजी किरदार है टाइबेरियस, रोम का दूसरा शहंशाह। और बात है 26 ईस्वी की, जब वो अपनी हुक्मरानी के बिल्कुल उरूज पर था। तो उसने एक बहुत ही हैरानकुन कदम उठाया। वो रोम की ताकत का मरकज छोड़कर इटली के साहिल से दूर एक वीरान जजीरे कैप्री पर मुंतकिल हो गया। लेकिन देखिए, ये कोई आम रिटायरमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। केसियस डायो जैसे इस दौर के मौरखीन इसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। उनके अल्फाज में ये एक ऐसी शाही दस्तबरदारी थी जो भूख की सल्तनत बन गई। यानी ये सिर्फ तन्हाई की तलाश नहीं थी, बल्कि ये मुतलक उल अनान कंट्रोल कायम करने की एक कोशिश थी। और ये कंट्रोल सिर्फ एक ख्याल नहीं था, इसे बाकायदा पत्थर और संगमरमर से तामीर किया गया था। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कंट्रोल का फन तामीर। हम बात कर रहे हैं विला जोविस की, जो एक ही वक्त में महल भी था और कैद खाना भी। ज़रा विला जोनिस को देखें। ये एक नाकाबिल तस्खीर किला था जो ख़तरनाक चट्टानों के ऊपर बनाया गया था। हाँ, इसमें संगे मरमर के खूबसूरत तालाब थे, लेकिन वो भी ऊंची दीवारों और मुसल्ला मुहाफिजों के पहरे में थे। यहाँ का हर रास्ता, हर खिड़की सिर्फ एक मकसद के लिए बनाई गई थी, मुकम्मल कैद और कड़ी निगरानी। यानी पूरा जजीरा ही एक जेल बन चुका था। उसके जोग्राफियाई खद्दोखाल और उसके फन तामीर दोनों को कैद के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे फरार तकरीबन नामुमकिन हो गया। तो जगह तो तैयार थी, लेकिन वो मशीनरी कैसी थी जो इस जुल्म के निज़ाम को चला रही थी? ये है हमारा तीसरा हिस्सा, जुल्म की ब्यूरोक्रेसी। ये कोई बेतरतीब तशद्दुद नहीं था, बल्कि बदसलूकी का एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम था। ये कोई आम इग़वा नहीं था, बल्कि एक बाकायदा 4 मराहिल पर मुश्तमिल हुसूली का अमल था। पहला कदम, शाही एजेंट साहिली कस्बों में छानबीन करते। दूसरा, प्रोक्यूरेटर्स ख़ास मयार की बुनियाद पर फ़हरिस्तें बनाते। तीसरा, ख़ानदानों को सरकारी कागज़ात और एक कीमत पेश की जाती। और आखिर में शाही बहरिया खुद उन बच्चों को कैप्री मुंतकिल करती। ये बिल्कुल एक सप्लाई चेन की तरह काम करता था। और इस गैर इंसानी सलूक को मज़ीद पुख्ता करने के लिए रियासत ने उनके लिए एक सरकारी इस्तिलाह भी रखी थी, पारवूली, यानी छोटी मछलियाँ। कैप्री पहुंचने पर इनका सामना डॉक्टरों के जरिए चलाए जाने वाले एक सर्द और बेरहम इंतखाबी अमल से होता। फेफड़ों की गुंजाइश, जिस्मानी लचक, यहाँ तक के दांत, हर चीज़ को नोट किया जाता था। इंसानों को तख्तियों और कागजात पर दर्ज आदादो शुमार में बदल दिया गया था। यहाँ जिंदा रहना इनाम और सज़ा के एक बिगड़े हुए निज़ाम पर मुनहसर था। फरमाबरदारी से शायद थोड़ा बेहतर बिस्तर या ताज़ा खाना मिल जाता था, लेकिन ये छोटी छोटी सहूलियतें उस छीनी हुई इज्जत को कभी वापस नहीं ला सकती थीं। ये कंट्रोल का एक नफ्सियाती खेल था। मार्क्स नामी एक सीनियर लड़के की कहानी उसकी एक अलमनाक मिसाल है। एक दिन उसने हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। जैसा कि रिकॉर्ड में लिखा है, मुहाफिजों को उसका बिस्तर खाली मिला। उसकी खुदकशी दरअसल मुज़ाहमत का आखिरी अमल था, एक ऐसा इंतखाब जो ये निज़ाम उससे नहीं छीन सकता। लेकिन हम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सब सच है? हमें ये खौफनाक तफसीलात कैसे मालूम हुई? मौरखीन को इसलिए यकीन है क्योंकि सबूत 3 मुख्तलिफ ज़राए से मिलते हैं। एक तरफ टेसिट्स जैसे कदीम तारीख तान है जो बराह रास्त वाक़यात बयान करते हैं। दूसरी तरफ आसार कदीमा हैं जो विला की साख्त की तस्दीक करते हैं। और फिर इंतज़ामी दस्तावेज़ात के टुकड़े हैं जो ट्रांसपोर्ट और अमले के बजट की तरफ इशारा करते हैं। ये सब मिलकर एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ एक शख्स की बुराई नहीं थी,
یہ ایک ادارہ جاتی جرم تھا جسے رومی ریاست کی پوری مشینری نے ممکن بنایا اور اس پر عمل بھی کیا۔ اور اس جرم میں بہت سے لوگ شریک تھے، شاہی ایجنٹوں سے لے کر جو انہیں ڈھونڈتے تھے، بحری جہاز کے کپتانوں تک جو انہیں لاتے تھے، اور یہاں تک کہ ان منتظمین تک جو صرف ناموں کا اندراج کرتے تھے۔ ہر شخص نے اس نظام کو چلانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس طرح ذمہ داری پوری زنجیر میں تقسیم ہو گئی، جو ہمیں آخر میں ایک بہت ہی پریشان کن سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب ظلم ایک معمول بن جائے، ایک انتظامی کام، تو پھر آخرکار اس کا ذمہ دار کون ہے؟